ठीक, रिवीजन करते हैं चैप्टर 2 का, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से साइंस का चैप्टर 2 है क्लास 9 का। तो स्टार्ट करते हैं पदार्थ। हमने चैप्टर दिया हुआ है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे आसपास जितने पदार्थ पाए जाते हैं क्या उन्हें हम शुद्ध कह सकते हैं? शुद्ध की भी अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक डेफिनेशन होती है। शुद्ध की एक डेफिनेशन क्या होती है कि कोई सा भी पदार्थ जो है किसी एक ही तत्व का बना हो, किसी एक तत्व का। ठीक है ना, जैसे अगर हम पानी को लिया जाए, पानी हमारे पास है H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन खाली होना चाहिए। ठीक, अगर हाइड्रोजन ही खाली हुआ इसी का तो हम मान लेंगे कि ये शुद्ध है। और इसमें अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर मिला तो हमें शुद्ध पता चलेगा। जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा प्योर कहा जाता है, उसे शुद्ध कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक, तो अब इसके साथ मिल गई ना गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साथ में मिल रही है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये शुद्ध नहीं है, इसीलिए पॉल्यूशन बढ़ जाता है। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बढ़ गई या हवा में धूल मिट्टी का कण ज्यादा मिल गया तो ये क्या होगा, हमारे लिए पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे आसपास के जैसे कोई सा भी हम पदार्थ देख लें तो वो शुद्ध नहीं होगा। लगभग सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के लगभग कोई पदार्थ शुद्ध नहीं मिलेगा हमारे आसपास, लेकिन हम उसको देख भी नहीं पाते जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। कहता कि शुद्ध पदार्थ चिन्हों द्वारा, उसके जो साइंस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H लिख दिया हमने, नाइट्रोजन का N लिख दिया, हाइड्रोजन को H से कर दिया, नाइट्रोजन को N से कर दिया, कैल्शियम को Ca से हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर हम करते हैं तो उसको चिन्हों द्वारा हम प्रतीक व्यक्त कर पाते हैं, लिख पाते हैं। सरल पदार्थों में न ही उसे तोड़ा जाता, मतलब सिंपल में नहीं ज्यादा तोड़ा जा सकता, बस वो जितना है चिन्हों में हम उसको लिख लेंगे। अब जो है उदाहरण में जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया। ठीक है ना, ऑक्सीजन का लिख दिया, नाइट्रोजन का लिख ही लिया। तो इन सिंबलों में हम आसानी से उसे व्यक्त कर पाते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों के लिए सब सेम होता है। आ रहा ना समझ में? फिर अगर इसे देखा जाए यौगिक, जो इसके यौगिक हैं उसमें देखा जाए स्थिर अनुपात, अपने अवयवों में टूट जाना, रासायनिक और वैद्युत अपघटन द्वारा होता है। अपघटन मतलब टुकड़ों में बट जाना, ठीक है ना, घटित हो जाना किसी में। पानी का अपघटन हो जाता है किसके साथ, नमक के साथ, तो उसमें मिक्स हो जाना। ठीक, चीनी मिक्स हो जाती है, जैसा बताया था, देख लो। एक गिलास में पहले हमने पानी डाल दिया, ठीक है, पानी भर दिया। ठीक, पानी डाल दिया। अब इसमें हम मिलाते क्या है, नमक मिला देते हैं, चीनी, पहले शुगर मिला देते हैं, चीनी मिला दिया। चीनी मोटे दाने होते हैं, अब वो घुल जाते हैं। अगर हम पानी में जब मिला देते हैं तो वो घुल जाता है, एकदम पता नहीं लगता कहीं। इसमें जब आ जाते हैं, चीनी हमने इसमें डाल दिया, जब हम पानी उसमें घोल देते हैं चीनी के साथ तो क्या हो जाता है, उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा लाइट कलर डार्क हो जाता है। पानी जैसे दिखता है वैसे थोड़ा सा पीलापन उसमें आ जाता है। अब इसमें हम क्या डालते हैं, फिर सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट मिला दिया। नमक तो और भी बारीक होता है, नमक बारीक होता है तो इसमें अभी भी जगह बाकी होती है, पानी के बीच में जो कण होते हैं, नमक इसमें घुल गया। ठीक, नमक को घोल दिया, जब नमक घोल दिया तो क्या हो गया, ये और थोड़ा सा डार्क हो गया। नमक चीनी नमक का घोल बन गया, चीनी नमक का घोल बन गया तो इसमें जितनी भी जगह थी वो कवर करता जा रहा है। इसमें जगह होते हैं, कणों के बीच में जगह होती है, कवर कर लिया। अब हमने क्या मिला इसमें, लेमन, ठीक है ना, नींबू इसमें निचोड़ दिया हमने, लेमन डाल दिया। अब ये भी पूरा क्या करेगा, ये तो लिक्विड में फॉर्म में होता है, इसमें जल्दी से घुल जाता है। तो ये एक क्या हो गया, अब जो हमने घोल बनाया है इसमें जो हमने डाला वो सारा मिक्स हो गया और अपने आप को सब उसी में मिक्स कर लिया।
पानी में ही हमने सारा डाला और मिक्स हो गया। जब मिक्स हो गया तो इसको हम किस प्रकार का मिश्रण कह सकते हैं? समांगी मिश्रण। मतलब कौन सा? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में हो जाता है। अब इसमें जो ये हो गया मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। इसमें साफ साफ हमें पता चल रहा है कि समांगी मिश्रण वास्तविक विलयन समान रूप से वितरित पानी और चीनी, पानी और अल्कोहल। अगर पानी में हम चीनी डालेंगे तो भी समान रूप से मिल जाएगा। पानी में अल्कोहल में अगर अल्कोहल मिलाते हैं तब भी देखते हो पूरी तरह से वो घुल जाता है। किसी भी प्रकार का अगर इसमें पानी में मिलाते हैं तो पूरी तरह से घुल जाता है, और जो घुल के नहीं दिखे, अलग ना दिखे, तो उसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। ठीक है ना। अब यही बात आती है अशुद्ध पदार्थ। तो ये पता चल गया कि जब हमने इसमें मिला दिया तो ये क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ। ठीक, चीनी जैसे शुद्ध होती है क्योंकि एक ही चीज से बनी हुई है। ठीक, इसमें और कुछ, नमक है, नमक में भी अगर इसका साइंस का देखा जाए तो इसमें फॉर्मूले में मिलता है ना, Na, क्या सूत्र है इसका? NaCl, NaCl। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम है Na और क्लोराइड Cl। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दो चीज मिल रही है ना नमक में, तो ये भी शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि साइंस जो हमारे विज्ञान की, हमारे हिसाब से जैसे हम कहते हैं कि दूध शुद्ध होता है, लेकिन जो विज्ञान की भाषा में कहा जाता है किसी एक पर्टिकुलर तत्व से मिलकर अगर कोई रसायन बना होता तो उसे हम शुद्ध मानते हैं। ठीक, अगर उसमें कोई सा भी तत्व मिला हुआ हो तो वो शुद्ध नहीं माना जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? असमांगी मिश्रण में, अशुद्ध पदार्थों में कर लेंगे, मिश्रण में नहीं, अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहां तो हमने अभी पहचाना कि शुद्ध पदार्थ कौन सा होगा और अशुद्ध पदार्थ कौन सा होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ के तो सारे गुण हमें पता चल गए। अशुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, वो एक जो पूरी तरह से घुल जाए और एक ना घुले। अगर अब हम वहीं एक गिलास पानी लेते, फिर ठीक, इसमें पानी डाल दिया हमने, पानी। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? रेत के कण मिला देते हैं। तो रेत घुलेगी इसमें? नहीं घुलेगी ना। अशुद्ध है। और कौन सा मिश्रण है ये? समांगी मिश्रण है। अब इसमें हमने रेत के कण डाल दिए। अब रेत के कण को घोल दिया पहले, तो ये क्या होगा? बाद में कहीं यहीं कहीं बैठ जाएगा। पानी में देखते हो ना, मिट्टी डस्ट नीचे बैठ जाती है। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा? कौन सा मिश्रण कहलाएगा? असमांगी। ठीक है ना, हेट्रोजीनियस। ठीक है। असमांगी मिश्रण हो गया। क्यों? क्योंकि ये समान रूप से एक दूसरे में घुल नहीं पा रहा है। ये क्या हो रहा है कि अपनी प्रवृत्ति अलग दिखा दे रहा है। रेत इसमें मिल नहीं पा रही है और ये पानी से अलग हो जा रही है। थोड़ी देर घोल के हमने छोड़ दिया तो वो तब तक घुलती रहेगी। पानी को शांत छोड़ दिया तो ये बैठ जाएगा, बट ये नहीं अलग होगा। अब बात यहां पे आ गई, ये अलग नहीं होगा और ये अलग दिखेगा, हमें पानी के गिलास में दिखेगा। ठीक, जैसे कि हमने यहां पे देखा कोलाइड और निलंबन, असमान रूप से वितरित रेत और चीनी, पानी और तेल, दूध। ठीक है, अगर ये असमान रूप से दिखेंगे तो ये क्या हो गया? असमांगी मिश्रण में आएगा। लेकिन अब बात आती है कि हम ऐसे चीजों को अलग कैसे करेंगे। कभी अगर घुल गया तो हम उसको अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी तो जरूरी है ना कि अलग हम उसको कैसे कर सकते हैं। अलग करने की, ये तो मान लो छानन विधि से अलग हो गया, इसको हमने छान दिया, छानन विधि हो गई। देखो, पृथक्करण विधि है। ठीक, अलग करने की सारी विधियां इधर दी हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं। अब इनको हम कहां से अलग करेंगे? ये तो कई चीजें एक ही में मिल गए। तब तो वाष्पीकरण विधि होगी, एक एक करके अलग कर सकते हैं। अगर इसमें से वाष्पीकृत किया तो नमक बैठ जाता है। जिस तरह से समुद्र में क्या किया जाता है, पानी स्टोर कर लेते हैं खेतों में किनारों पे मेड़ बांध के, और जब पानी गर्मी से वाष्प बन के उड़ जाता है, बाकी नमक नीचे बैठ जाता है।
व्हाइट कलर का जो लेयर बन जाती है वो नमक की ही पाई जाती है। नमक नीचे बैठ जाता है, कभी खारा पानी बॉईल करो तो देखो नीचे व्हाइट व्हाइट सा जम जाता है ना, वो नमक जम जाता है। तो इस तरह से ये वाष्पीकरण विधि होती है, पानी उड़ गया, बाकी जो बचा वो नमक हो जाता है। इसमें से भी हम निकाल सकते हैं नमक इस तरीके से। ऐसे ही हम और तत्व एक एक करके अलग अलग तरीके से निकाल पाएंगे। तो अब हम आते हैं, ये संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया, ये संतृप्त है, ये असंतृप्त है। ठीक, इनकी डेफिनेशन भी देख लो एक बार। ये तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है, आगे करते हैं। तो अभी तक हमने मिश्रण दोनों पढ़ लिए थे, समांगी और विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस दोनों मिक्सचर पढ़ लिए थे। एक बार फिर से देख लो। समांगी मिश्रण वो था जिसमें पूरी तरह से घुल जाता है, उसको हम कहते हैं समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जिस मिश्रण में वो पूरी तरह से ना घुल पाए, जैसे रेत डाल दिया, रेत, ठीक है, रेत मिला दी इसमें, तो ये क्या होगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जो पानी में घुलने के बाद वो अलग दिखे, उसमें पानी में पूरी तरह से घुल ना पाए, मतलब किसी भी लिक्विड में घुल ना पाए। तो अब आते हैं मिश्रण में। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, उसमें आता है एक, अब विलयन, विलयक और विलायक होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देते हैं विलयन क्या होता है। विलयन नहीं, विलियन, ठीक है ना, विलयन वाला वो फिल्म वाला नहीं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्र जो पूरी तरह से घुल जाए। समझ में आ रहा है ना। ठीक, इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है, गिलास में ये पानी भरा हुआ है। अब इसमें अगर हम कोई सा भी मिश्रण डालते हैं, लाइक हमने कुछ डाला इसमें, नींबू डाल दिया, फिर उसके बाद हमने चीनी डाल दी, मिल गया। और अच्छी तरीके से ये क्या होगा कि ये इसमें घुल जाएगा। जब अच्छी तरीके से इसमें घुल गया तो क्या होगा, दिखेगा ये कहीं, बस खाली पानी का हमें कलर डार्क दिखेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, पानी का कलर हमें डार्क दिखेगा, बाकी सब मिक्स हो चुका होगा। तो जब इसमें सब चीज मिल गया तो इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। एक तरह से ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। तो इसमें जब सब मिल गया पूरी तरह से तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। ठीक, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक, ये हो गया। अब जिसमें अगर इसे रेत मिला दी, अब अगर इसमें हम थोड़ा सा रेत डाल देते हैं, बालू, अगर इसमें हम बालू डाल देते हैं, ठीक, थोड़ी देर तो ये घुला रहेगा, लेकिन बाद में ये नीचे बैठ गया, अलग से दिखेगा। तो इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के मिश्रण को हम असमांगी, ठीक है ना, या विषमांगी बोल सकते हो। मांगी मिश्रण हो गया, ठीक है ना, हेट्रोजीनस। ठीक, जिसमें कोई चीज अलग से दिखे उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। तो बात आ गई। तो इसमें अब हमने अभी तो मिक्सचर समझ लिया, समांगी और विषमांगी मिश्रण समझ लिया। जैसे एग्जांपल दिया है, नींबू, जल, सोडा आदि विलयन के उदाहरण है। ठीक, नींबू हो गया, पानी हो गया और सोडा हो गया। सोडा तो पता ही है, बोतल में आता है। तो इसके भी अब जो सॉल्यूशन है, ये जो हमने मिलाया है विलयन है, इसके दो भाग होते हैं। समझ में आया, पक्का गया समझ में ना। ठीक, इसके दो भाग होते हैं, जिसमें हम मिलाते घोलते हैं उसके दो भाग होते हैं। एक होता है विलय होता है और एक विलायक होता है। विलय और विलायक दो भागों में, दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं,
सॉल्यूशन बनाते हैं। एक होता है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट होता है सॉलिड। देखो विलेन जो बनता है वो किनसे, दो चीजों के मिश्रण से बनता है। जब दो चीज मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, विलेन बन गया, मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है ना। विलेय क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जैसे चीनी, नींबू हमने डाला पानी में, चीनी जो थोड़ी मात्रा में होगा वो विलेय होगा, ठीक है ना, सॉल्यूट होगा। जो अधिक मात्रा में होगा, जिसमें हम घोल रहे हैं पानी, इसमें पानी हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। आगे समझे, जिसमें जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, विलेन हो गया। इट्स ओके, ठीक, आगे समझो ना। अब इसके आगे चलते हैं। तो यहां तक तो हमारा हो गया क्लियर। अभी हमने यहां तक तो क्लियर कर लिया, ठीक है ना, विलेय विलायक हमारा क्लियर हो गया। अब हम वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में देखते हैं। पहले सबका दे रखा है विलयन। विलय कण का आकार में बहुत छोटे होते हैं। जो ये वास्तविक विलयन होते हैं, इनके आकार कण में बहुत छोटे होते हैं। विलायक, विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा। ये इससे छोटा होता है, इससे बड़ा होता है, ठीक है। इसका दो, इस वाले से छोटा हो जाएगा और इस वाले से इसका कण बड़ा होगा। कणों का आकार बड़ा होता है और इसका जो निलंबन में होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, इसके कणों का आकार बड़ा होगा। नंबर 2, विलायक कण नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब इतने छोटे होते हैं कि ये इन्हें हम अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, मतलब किसी न किसी उपकरण की जरूरत पड़ती है। और कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसे भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसे भी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं और इसे भी देख सकते हैं, और वही जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मतलब इसके कण इतने बड़े होते हैं, जो सस्पेंशन है इसके कण की जो आकार होता है ये बड़े होते हैं, जिससे हम आसानी से अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं, जैसे रेत के कण होते हैं। अब ये होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण अभी हमने पढ़ा था, उसके बारे में पूरा क्लियर हो चुका है। यह है समांगी मिश्रण। समांगी लगता है, और जो इसमें कोलाइडल होता है ये समांगी लगता है, परंतु होता नहीं। होता कौन सा है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसके भी कण अलग होते हैं, उसमें पूरी तरह से घुल नहीं पाते, और इसके जब कण ही मोटे हैं तो ये घुलेगा ही नहीं। लाइक रेत के बाद अगर इसमें मिट्टी वगैरह घोलते हैं तो ये पूरी तरह से घुलेगा नहीं। इसको हम विषमांगी मिश्रण की संज्ञा देंगे। छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं किए जा सकते। जब हमें पता है कि ये पहले से इतने बारीक कण है तो हम इसे छानन विधि, मतलब किसी तरह से छान के हम अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, और इसको भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है छानन विधि द्वारा फिल्ट्रेशन से हम इसको अलग कर सकते हैं। और ये पांचवा जो है ये पारदर्शी होता है। इससे अगर हम टॉर्च अभी जलाते हैं, ठीक है, तो ये इस पार से उस पार उसकी रोशनी जा सकती है। अब अपारदर्शी होता है, इसमें से पार नहीं होता। ये प्रभासी होता है, इसमें सिर्फ एहसास होता है लाइट का कि अंदर प्रकाश है, लेकिन उस पार एकदम नहीं जाएगा, और इसमें भी नहीं होगा। और स्थिर, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपस में कणों में टकरा के रोशनी वहीं रह जाती है, और इसमें तो पार जाएगी नहीं। स्थिर विलयन, ये स्थिर या स्थायी विलयन होता है। रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। इसके कण जो होते हैं, जो वास्तविक विलयन होता है, इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। स्थायी विलयन, ये स्थायी विलयन होता है, और अस्थायी विलयन होता है, इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। टिंडल प्रभाव, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव पता है, प्रकाश फैल जाना। एक जगह से लाइट पड़ेगी तो जैसे जंगलों में से अलग से लाइट निकल के आती है, धूल के कण उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे घर में अगर छोटा सा कहीं होल होगा और धूप आ रही होगी वहां से, तो उसमें देखोगे कि धूल के कण उसमें दिखाई देंगे, धूल के कण दिखाई देते हैं। और टिंडल प्रभाव दिखाई, इसमें क्या है, टिंडल प्रभाव दिखाई देगा व नहीं दिखाई देगा, दोनों अवस्था हो सकती है। कभी दिखाई दे सकता है और कभी दिखाई नहीं दे सकता है। विलयन के कण छानन कागज में से पार निकल सकते हैं। अगर पानी है, चीनी मिला रखी है, तो पानी क्या होगा, कागज से पार हो जाता है। और कोलाइडल के कण छानन कागज से पार नहीं निकल सकते। जो ये है, दूध है, रक्त है, जो अगर दूध अगर कागज पे हमने डाला तो वो पार नहीं निकलता है, और अगर ब्लड भी डाल दी, ब्लड की ड्रॉप डाली तो वो भी पार नहीं निकलेगी।
कोलाइडल में कण छानन कागज में से गुजर जाते हैं और इसके कण जो है छानन कागज से गुजर जाते हैं। ठीक, तो ये था इनका अंतर, इनमें जो डिफरेंस है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इसको नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना फिर से। ठीक है ना। अब हम समझेंगे मिश्रण को पृथक करने की तरीके, मतलब विधियां। यहाँ पे ये जो सारी विधियां दी है ना, अभी इनको हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे किस तरीके से इनको हम मतलब अलग किया जा सकता है किसी चीज से। जैसे अगर कोई घोल में मिल गया है, कोई चीज मिल गई है, तो उसको किस किस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके सारा हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा वाष्पीकरण विधि, ठीक है, वेपोरेशन। इसका जो उद्देश्य होता है मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ को वाष्पीकरण होना, मतलब दो चीज अगर हमने मिला दी, जैसे पानी में नमक मिला होता है, समुद्र में मिला होता है ना पानी, खारा पानी होता है। जब पानी स्टोर हो जाता है खेतों में, जैसे ऐसे करके उसकी मेड़बंदी कर देते हैं, ठीक है ना, मोटी मोटी मिट्टी से ऊंचा ऊंचा करके मेड़बंदी एक तरह से कर दिया जाता है। जब पानी इसमें भर जाता है, ये सारा पानी से फिल हो जाता है, जब पानी से ये फिल हो जाता है तो इसके बाद पानी पे हीट लगती है, सूरज की रोशनी पड़ रही है बराबर, तो ये पानी क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। जब ये उड़ गया तो इसके बाद जो कुछ पदार्थ बच जाता है वो क्या हो जाता है, व्हाइट से जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नमक बच जाता है, प्योर नमक बच जाता है। तो पानी से हमने अलग कर लिया। तो इसी तरीके से हम और भी पदार्थों को हम वाष्पीकरण विधि, इसको कहते हैं वाष्पीकरण विधि। इस तरीके से हम और भी चीजें अलग कर सकते हैं। जैसे स्याही, जैसे स्याही होती है, ये स्याही का डायग्राम है, मतलब इंक कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखो क्वथनांक, वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम हो। क्वथनांक मतलब उसका हीट किया जा रहा हो, ठीक है ना, तो वो कितनी जल्दी बॉयल हो जाता है। कभी दूध गर्म कर रहे हो तो दूध जल्दी गर्म नहीं होता, पानी जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे ही जो चीज जल्दी गर्म होगा वो जल्दी गर्म होकर उड़ जाएगा, जल्दी उड़ेगा। पानी जल्दी गर्म हो गया तो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ गया। अब नमक उसमें जल्दी नहीं उड़ सकता, वो इसीलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। इसी तरह से इंक लिक्विड में मिली हुई है, तो पानी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, वो कम है पानी का, तो वो क्या हो रहा था, उड़ गया। इसको हमने लैंप रखा है, स्टोव मतलब हीट किया, हीट करने के बाद ये जार में से पानी बॉयल होने लगा, उसके तरीके से हमने निकाला। तो यहाँ पे जो भी उसमें था पानी वगैरह वो अलग हो गया, जो प्योर बच गया वो हमारा क्या था, इंक बच गई, ठीक है। डाई वगैरह जैसे कलर करते हैं ना डाई, वो बच जाती है। डाई रंग कलर इसमें बच जाता है। कलर देखो सामग्री क्या क्या है इसमें, रंग है, डाई हो सकती है जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है। अब इसका क्वथनांक ये वाले का, ये जो यहाँ पे डाई है ना, ये इसका क्वथनांक ज्यादा है, यहाँ डाई है, ठीक, इसका क्वथनांक ज्यादा है। जब इसका क्वथनांक ज्यादा है तो ये जल्दी नहीं गर्म होगी, और जो जल्दी गर्म हुआ वो चला गया और बच गया क्या, पानी। तथा पानी बीकर, वाच, ग्लास, ये सारा है यहाँ पे पूरा आइटम है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। डाई हो या कलर हो, दोनों क्या होगा, इसमें रह जाएगा। आया समझ, आ गया? नहीं आया तो बताओ एक बार फिर। देख लो समझ में आ गया। दूसरा हमारा जो वो है पृथक्करण विधि जो है दूसरी, वो कौन सी है, केंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में मूल उद्देश्य कणों या पदार्थों के जो इसका मतलब इसमें जो सिद्धांत है, इसका क्या सिद्धांत होता है, कह रहा है कि जो कण होते हैं, कणों जो उसमें छोटे छोटे कण मिलते हैं और पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, जो पृथक्करण में जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है ना, तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर की तरफ। देखा होगा जैसे पानी जब हम करते हैं ना, उसमें साबुन वगैरह होता है, धूल मिट्टी अगर होगी तो वो नीचे बैठती है और जो उसका जो झाग बनता है फेम, वो ऊपर की निकलना शुरू हो जाता है, होता है ना। अब इसमें देखो उदाहरण, जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है दूध से क्रीम। जब दूध को जब ऐसे मथा जाता है तो उसमें से जो मक्खन होता है, क्रीम होती है, वो ऊपर निकल आती है।
देखा है ना कभी, उसमें देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या फिर गांव में देहात में देखा होगा, जब उसको ऐसे लेकर लस्सी नहीं बनाते, लस्सी बनाते हैं, जब उसको मथते हैं तो उस पर सारा मक्खन बाहर आ जाता है, तो वही घी बनता है, उसी से घी बनाया जाता है। तो हल्का जो होता है ना वो सारा निकल आता है। ठीक, जैसे इसमें देखो बहुत हल्के कण सबसे ऊपर आ चुके हैं, उससे हल्के कण बीच में है और सबसे भारी कण नीचे। ये विधियां कहाँ कहाँ प्रयोग होती हैं, इतना आया समझ में? ठीक, सिंपल है, ज्यादा नहीं, बस खाली डायग्राम पे ध्यान दोगे तो उसके बाद भी समझ में आ जाएगा। और ये बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ही बस इसमें जैसे पानी में मिलाया हो, कोई भारी कण होता है, पानी को गोल गोल घुमाओ, जैसे भारी कण अभी रेत हमने पढ़ा था वो नीचे बैठ जाती है, हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं, तो वैसे इसमें ये क्रीम हो गया, दूध से निकाल लिया। इसी तरह से टोन, डबल टोन जो दूध आता है हमें, एक फुल क्रीम आता है दूध, फुल क्रीम मतलब वो क्रीम के साथ आएगा, वो फिल्टर नहीं किया होता है। और जो टोन दूध आता है उसमें से थोड़ी क्रीम निकाल लेते हैं, बहुत पतली सी मलाई उसमें जमती है, जो मलाई बोलते हैं, पतली सी जमती है। जब डबल टोन लाओगे तो उसमें कुछ जमेगा ही नहीं, खाली दूध दूध होगा, वो भी बिना पानी की तरह समझ लो, एक तरह से कोई मतलब नहीं होता उसका। देख, चाय वाय बनाने के लिए हो गया तो टेस्ट नहीं आता, अगर कभी भी देखो डबल टोन का बना के तो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो टोन आता है उसका कम से कम टेस्ट भी आ जाता है चाय का। और जो फुल क्रीम होता है उसकी तो बात ही अलग है। चाय बनाओगे तो उस पर भी ऊपर ऊपर मक्खन दिखने लगेगा, मलाई मलाई जैसे देखो। तो बहुत हल्के कण ऊपर आ गए और उससे हल्के कण उससे नीचे हैं, और भारी कण यहाँ पे सबसे नीचे बैठे हुए हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है, किन किन चीजों में होता है? शराब तथा जो वाइन शराब होती है, ठीक है ना, कोई सी भी शराब हो, वाइन इंग्लिश में, तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रयोगशाला में जैसे ब्लड टेस्ट सैंपल जाते हैं ना, तो ऐसे टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें ब्लड ले लेंगे, शीशे का होता है, उसको लेके ऐसे 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 हिलाते रहेंगे, ठीक है, और हिलाते रहेंगे तो उसमें उनका अपना अपना ये होता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस, जैसे कोई रोग है तो उसमें ब्लड का सैंपल किस तरीके से चेंज हो जाएगा। और उसको क्या करते हैं, पहले तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पैक करके उसको रख देते हैं। एक बड़ी सी मशीन होती है, सबके सैंपल उसमें स्टिकर लगा लगा के एक साथ रख देते हैं, और वो मशीन उसको घुमाती रहेगी, गोल गोल घुमाती रहती है, ढक्कन लगा देते हैं, घुमाती रहेगी। थोड़ी देर बाद उसका जब टाइम पूरा हो जाता है तो निकाल देते हैं, फिर निकाल के देखते हैं ब्लड को कि मतलब क्या क्या इसमें आए। तो जब उसके लक्षण दिख रहे होते हैं, जिस बीमारी का लक्षण होता है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो उस हिसाब से ब्लड के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें अलग अलग सैंपल इकट्ठा हो जाते हैं। कभी थक्का बन रहा होगा, कभी कैसा होगा, अलग अलग तरीके से ये। और शराब में भी, शराब को भी फिल्टर किया जाता है, तो ऐसे ही भारी कण अलग हो जाते हैं, फिल्टर अलग हो जाती है। हल्की शराब देसी तो वैसे ही पका देते हैं, ठीक। क्रीम से मक्खन बनाने बता दिया, वही मथ मथ के निकाल लिया मक्खन। वॉशिंग मशीन, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में ये हम करते ही करते हैं। कपड़े धो दिया तो भी वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ड्रायर जो होता है उसमें डाल दिया कपड़ा, और ड्रायर गोल गोल घूमता है ना, गोल गोल घूमता है, तो उसमें क्या होता है, भारी कण पानी हो गया, पानी वो नीचे बैठ जाता है, और नीचे होल होते हैं बहुत सारे, पानी वो नीचे से बाहर। इसी तरीके से जब वॉशिंग मशीन चलती है, कपड़ा धोती है, तो भी 1 2 1 2 करती है ना, इधर इधर करती रहती है, घुमाती रहती है। और पहले वाली होती तो ऐसे धोबी घाट में जो मशीन होती है वो ऐसे ऐसे घुमाती हैं, और जो उसका धूल कण होता है सर पानी उसमें अच्छा सा होना चाहिए ताकि उसको धो सके। ये नहीं कि पानी कपड़ा उसमें ठूस ठूस के भरा, पानी कम है तो कपड़ा घूमेगा नहीं, तो पानी कितना चाहिए है, निकालेगा कहां से उसमें से मैल। जब पानी पूरा उसके लिए होगा तो उसको कपड़े को क्या करेगा, उलट पलट के जितना धूल का कण होगा ऐसे कर करके निकाल देता है। नहीं तो यही सब सोचते हैं कि मतलब वॉशिंग मशीन में कौन सा हाथ लगा होता, धो देती है रगड़ रगड़ के कपड़ा, यही होता था ना। अगर नहीं तुम्हें समझ में आता तो यही सोचोगे कि कैसे रगड़ के धोती है वो, और साफ भी हो जाता है। बहुत लोग तो पुरानी उसके हैं तो वो वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोते ही नहीं, ठीक है। हमें तो इसलिए नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा खाती है, इसलिए नहीं यूज करते। जितना टाइम अगर हम वॉशिंग मशीन में लगाएंगे उतने में हम कपड़ा धो देंगे, है कि नहीं। अपना टाइम फटाफट लगाया और सट से कपड़ा खत्म। और वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के लिए बहुत सारा चाहिए होता है, ढेर सारा इकट्ठा कर लिया, एकदम आराम से बैठो, फिर उसको धो, 1 2 1 2 करते रहो गाना लगा के। तो इस तरह से वो क्या करती है, मैल को अलग कर देती है, और ड्रायर में डाला तो पानी अलग हो जाता है। भारी कण, इस विधि में हम क्या करते हैं, जो अपकेंद्रीकरण होता है, इसमें भारी कणों को हम निकाल देते हैं। इसमें गोल गोल घूम गई इस विधि से, तो भारी कण अलग हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है, हल्का जो कण होता है वो ऊपर निकल आता है। तो ये अपकेंद्रण विधि थी। आगे समझ में, ठीक, नोट कर लिया ना। इसके बाद अगली आती है पृथक्करण कीप द्वारा, ठीक, सेकंड वाली विधि में, उसके बाद 3rd नंबर वाली में चलेंगे, ठीक है। तब इसको इरेज करते हैं।
अब अगला हम देखते हैं। अगला मेथड हमारे पास है पृथक्करण की पृथक्करण की विधि। ठीक है, उसके द्वारा हम कैसे, किसी कीप के द्वारा हम कैसे करते हैं, जैसे कि कभी इसका जो पहले दो अघुलनशील द्रव, ऐसे लिक्विड जो मतलब जो तरल पदार्थ जैसे तेल हो गया और पानी, ये एक दूसरे में घुल नहीं सकते। पानी में तेल घुलता है कभी, वो अलग मतलब कभी भी देखोगे तो अलग सा दिखेगा वो। ठीक, तेल डाल दो पानी के ऊपर तो उसकी बूंद ड्रॉप सी बन जाती है अलग अलग। ठीक ना। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते, दोनों लिक्विड हैं लेकिन घुलेंगे नहीं, को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण कीप का स्टॉप कार खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से अगर हम किसी में इकट्ठा कर लिए, उसको शांत कर देंगे। ठीक, जो हल्का होगा वो क्या होगा, वो ऊपर हो जाएगा। डायग्राम में जैसे ये तेल है, जो तेल मिलता नहीं है वो ऊपर तैरने लगता है और पानी नीचे हो जाता है। तो नीचे से खोलेंगे तो पानी नीचे चला जाता है और ये तेल ऊपर ही रह जाएगा। ऐसे उसमें होता है गाड़ी में, बाइक वगैरह में ना, जो कार्बोरेटर होता है उसमें नीचे से खोल दिया जाता है। अगर कभी कभी पानी तेल में आ जाता है तो तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे निकल जाता है। जब तेल निकलने लगता है तो उसको बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें जब पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे जब ये जो तेल है यहाँ तक आ गया तो इसको बंद करके तेल अलग कर लिया जाता है और पानी अलग। इस विधि से दो अघुलनशील द्रव्य जो होंगे, लिक्विड होंगे, उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। आया समझ? ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे अब अगले वाले पे, अगला हमारा है ऊर्ध्वापतन विधि। ऊर्ध्वापतन के बाद फिर अभी क्रोमेटोग्राफी है, आसवन विधि है, क्रिस्टलीकरण है और छानन विधि, इन सबको करेंगे। ठीक है।